सब कुछ शराफत से कबूल कर ले। मैं कहीं अपने तरीके पे आ गया ना तो सब कुछ 2 मिनट में उगलेगा तू। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह मरी है। उस दिन जनाजे पे खुद उसके बेटे ने बोला कि मेरी माँ हार्ट अटैक से मरी है। ये जहर वाली बात बीच में कहाँ से आ गई? पहले तुम उस औरत को धोखा देते रहे हो, अब तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम जायदाद हथियाने के लिए शादी की, जब जायदाद मिल गई तो उसको रास्ते से हटा दिया। मैडम, आप लोग मेरी बात का यकीन करें, मैं तो उस दिन उसके घर गया भी नहीं जिस दिन कुरुतुलैन का इंतकाल हुआ है। शारिक घर पे था, जरूर शारिक ने ये काम किया। 7 सितंबर को तो मैं सारा दिन साइट पर था और जब मैं रात को घर वापस आया तो माँ मर चुकी थी। मुझ पे बिला वजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मामा को किसने मारा, और एक कोई बेटा अपनी माँ की जान कैसे ले सकता है? ओए, तू उनका सिर्फ बेटा था, वो भी ले पालक, समझा? और ये बात तू अच्छी तरह जानता है। खुदा की कसम, मुझे तो मामा की मरने के बाद पता लगा कि मैं उनका सगा बेटा नहीं था। शराफत से सच उगलना है तुमने या नहीं? क्या है सच्चाई? यही है ना कि जायदाद की लालच में तुमने शादी की थी। बड़ी थी ना वो तुमसे उम्र में, जो सबसे महंगी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो तुमने अपने नाम करवा ली। कितने तुम चालाक और अय्यार इंसान हो। और एक दफा जब प्रॉपर्टीज इसके नाम हो गई तो उसको रास्ते से हटा दिया। मैडम, जायदाद उसने खुद मेरे नाम की थी। ये लीजिए राहिल, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ आप पे ही भरोसा है। ये मेरे तारिक रोड वाले शोरूम्स की फ़ाइल है। दोनों की मालियत तकरीबन 7 या 8 करोड़ है। अगर मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि शारिक को उसका हक़ मिलेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप इंसाफ ज़रूर करेंगे और हक़दार को उसका हक़ ज़रूर दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी अगर कुरत ने इसलिए तुम्हारे नाम की थी कि किसी सही वक्त पर तुम वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मुंतकिल कर दो, तो जब बच्चों ने तकाजा किया उस वक्त तुमने प्रॉपर्टी क्यों उनके नाम करने से मना किया? कुरुतुलैन के इंतकाल के बाद मुझे तो किसी किस्म का होश ही नहीं था। लालच तो उनके बच्चों के जहन में आया। 40वें के फौरन बाद उन्होंने जायदाद का तकाजा करना शुरू कर दिया। आप लोग उन पे शक करने के बजाय मुझ पे शक कर रहे हैं। ये बात तुम्हें बाद में पता चली, तो इसका मतलब है कि उससे पहले तुम शाजिल को अपना सगा भाई समझते थे ना? तो सगे तो सगों का साथ देते हैं। जब शाजिल ने जायदाद के बंटवारे की बात की तो तुमने तो भाई का साथ नहीं दिया, तुमने तो राहील का साथ दिया था। और जहां तक रही उन दोनों के निकाह की बात, तुम्हें पता था सिर्फ कि कुरतुल ऐन की शादी राहील से हो चुकी है, जबकि सगी औलाद को नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता था? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे मामा की उस खबीस से शादी का इत्तेफाकिया पता लगा था। वाकई राहिल, एक आप ही मेरे लिए सहारा हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं आप पे भी कितना बोझ डालूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस के मामलात देखूँ, मार्केटिंग देखूँ या साइट पे जाके काम की निगरानी करूँ। ठीक कह रही हैं मैडम आप। आपने भी खुद को मशीन बनाया हुआ है। अभी तो आप माशाल्लाह से यंग हैं, सेहत अच्छी है आपकी। कल को आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो इन सारे चैलेंजेस का सामना आप अकेले कैसे करेंगी? हालात तो आपकी पहले से ही नाकारा है। अगर आप मेरी बात माने तो आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। आप शादी कर लें। शादी कर लें? आप इस उम्र में मेरी शादी करवाना चाहते हैं? सो व्हाट मैडम, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? 40-45 साल की उम्र कोई... अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी कहिए। एक्चुअली एनी, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। इस शादी को खुफिया रखेंगे जब तक आप चाहेंगी। जब आप बेहतर समझें आप अपने बच्चों को एतमाद में लेके बात करें। यानी अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकाह का अरेंजमेंट करूं। चलो, तुम्हें इत्तफाकिया ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात अपने बहन और भाई से शेयर की। तुमने उनको बताया कि तुम्हारी वालिदा ने निकाह कर लिया राहील से। क्यों छुपाई थी तुमने ये बात? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं बेकसूर हूँ। मामा को जहर राहील ने दिया होगा। कोई बेटा अपनी माँ की जान कैसे ले सकता है? मुझे उनको मार के क्या मिलता? चलो, अब सारा इल्जाम उसके सर पे डालो। तुम बहुत मासूम हो। झूठ बोल रहा है, मिला हुआ ही उसके साथ।
मैडम ये आपकी जबान नहीं समझेगा। तुम्हारी माँ तो मर गई और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि उनकी जिंदगी में अपने नाम कुछ करवा लो, लिखवा लो उनसे, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम तो इतने पढ़े लिखे हो नहीं कि कोई ढंग की जॉब मिल जाए। अब हमारा क्या होगा? मैंने तुम्हारे पीछे कितना कुछ करा, अपनी माँ से लड़ा, ये घर तक छोड़ के चला गया और तुमसे ये सुनने को मिला मुझे। और एक बात और मैडम, तुम शादी से पहले जानती थी कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। वैसे हम एक और काम कर सकते हैं। वो क्या? अगर तुम राहिल से बात करो, तुम मर्डर का केस वापस ले लोगे, लेकिन उसके बदले वो एक शोरूम तुम्हारे नाम कर दे। लेकिन अलवीना का क्या होगा फिर? अलवीना का क्या होगा? वो दुबई चली जाएगी, शादी की है उसकी मियाँ की भी कोई जिम्मेदारी है। सूरत के केस के हवाले से कुछ टास्क्स मैंने आपके ज़िम्मे लगाई थी, आपने मुझे एक फ़ाइल बनाकर देनी थी। डिटेल्स क्या हुआ उसका? मैडम बस रेडी है, थोड़ी देर में आपको देता हूँ। तो इंस्पेक्टर साहब कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैंने दोनों मुलजिमों से अच्छी तरह तफ्तीश की है, लेकिन दोनों अपने बयान पे कायम है कि उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल कोई और शख्स हो? आपको किस पर शक है? अरे मैडम बस एक बात मेरे ज़हन में है। अच्छा मैडम, इस केस में शक के दायरे में तो शाजिल भी आता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से पैसे मांगे थे, जायदाद पर हिस्सा मांगा था जो उसकी माँ ने नहीं दिया, और उसकी माँ ने उससे छुप के जीएम से शादी भी की। और ये शाजिल के लिए नाकामी के साथ साथ गैरत का भी मसला था। शाजिल पर आप शक तो कर सकते हैं, लेकिन शाजिल के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं हम लोगों के पास। और वैसे भी शाजिल तो अपनी वालिदा से झगड़ कर घर छोड़ के चला गया था, और जिस रोज वो फौत हुई हैं आपने खुद इन्वेस्टिगेशन की है, शाजिल तो उस रोज घर नहीं आया था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ये क्या किया? मैं बात कर रही थी, तुमने फोन क्यों काट दिया? मैडम ये पुलिस वालों ने सरसरी से इन्वेस्टिगेशन करके आपको फाइल पकड़ा दी है। मैं खुद कुरतुलैन के मोहल्ले में जाके इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। वो तो ठीक है, अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसे रूट लगता है इस तरह फोन काट दिया। आई हैव टू कॉल हिम बैक अपोलोजाइज करने को। अब जा रहे हो तो मोहल्ले वालों से और मुलाजमीन से पता करना कि जिस रोज कुरत फौत हुई हैं उस रोज उनको मिलने कौन कौन आया था घर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365 बी के तहत अगर कोई शख्स किसी औरत को जबरी शादी के लिए या उसे मजबूर करके उसके साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने की नीयत से अगवा करता है, उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी। आपकी वालिदा कब से जानती थी राहिल को? एक्चुअली राहिल पापा के दौर का मुलाजिम है। सो पहले वो हेड क्लर्क भर्ती हुआ था और तरक्की करते करते जीएम के ओहदे तक पहुंच गया था। मुझे ये समझ नहीं आया कि पापा की हादसाती मौत के बाद उसने मामा को किस तरीके से शीशे में उतार लिया। बज़ाहिर तो वो जीएम था, लेकिन पूरे बिजनेस का मालिक बन बैठा था, और पता नहीं क्यों मामा ने उसको इतनी छूट दी हुई थी कि वो हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने लगा था। सॉरी राहिल, आज मैंने आपका संडे ख़राब किया। असल में बात इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे आपको घर बुलाना ही पड़ा। मैम वो काम जो है वो छुट्टी से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी चेकबुक मुझे भिजवा दें, मुझे 50 लाख किसी को देने हैं। 50 लाख किसी पार्टी को पेमेंट करनी? नहीं नहीं, किसी पार्टी को नहीं देनी है। असल में ये रकम मुझे शाजिल को देनी है। आपको तो पता है उसे फैमिली बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो अपना कोई फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ओ मैम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी। देखिए आप हमारी कंपनी के जीएम ही नहीं हैं, बल्कि हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस का एक हिस्सा भी हैं। मैम आप अपने बेटे को बिजनेस के लिए काफ़ी मरतबा पेमेंट दे चुकी हैं, लेकिन वो किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ। उसने चावलों का बिजनेस किया, उसमें लॉस। स्कूल का बिजनेस किया, उसमें लॉस। प्रोडक्शन हाउस खोला, उसमें लॉस। आप कब तक उसको पैसे देती रहेंगी? आप उसको ये क्यों नहीं बोलती कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो और अपने लिए खुद कुछ करे?
बेटा आपका पैसे भी आपके हैं, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। मिस्टर राहिल, आप अपनी हद में रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप होते कौन हैं हमारे घर के मामलात में दखल देने वाले? शाजिल, क्या बदतमीजी है ये? राहिल तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं और उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं क्यों इतनी बड़ी रकम का रिस्क लूं तुम्हारे साथ? करना है ना जो कुछ, जाओ खुद अपने बलबूते पे करो। मामा, आप एक एम्प्लॉय के सामने मुझे बेइज्जत कर रही हैं। राहिल हमारे एम्प्लॉय नहीं है। जाओ पहले खुद कुछ करके दिखाओ। तो अगर आपको ये मालूम था कि वो इंसान इतना चालाक है और आपकी मदर पर इतना इन्फ्लुएंस है उसका, तो फिर आप कैसे अपनी मदर को अकेला छोड़कर और अपने इन-लॉज के साथ चले गए? गलती मेरी है। मैंने पापा की जायदाद में से मामा से अपना हिस्सा मांग लिया था। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मामा, आपने मुझे 50 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? और उसकी वजह से इतना अच्छा फास्ट फूड का बिजनेस मेरे हाथ से निकल गया। हालांकि सारी फिजिबिलिटी तैयार थी और रकम डूबने का कोई चांस ही नहीं था। तुम हर बिजनेस शुरू करने से पहले ऐसे ही दावे करते हो और उसके बाद अपने मुंह की खाते हो। मामा, आखिर आप चाहती क्या है? मैं सारी जिंदगी आपसे यही मांगता रहूं। आप नहीं चाहती मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं? अपनी हर जरूरत के लिए मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। मामा प्लीज, मामा मुझे पापा की जायदाद में से हिस्सा चाहिए। तुम्हें ये पट्टी नगीन ने पढ़ाई है ना? मामा, मैं क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी? आप हमेशा ही मुझे गलत कहती हैं। अच्छा बस, ज्यादा ड्रामे नहीं। बात सुनो, तुम्हारे पापा जो भी जायदाद छोड़ के गए ना, मैं अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाऊंगी और शेयर्स के लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। चलो अब यहाँ से जाओ और मेरा वक्त जाया मत करो। और एक बात सुनो, ऐसी कौन सी जरूरत है तुम दोनों की जो मैंने पूरी नहीं की? और अगर इतने तुर्रम खाओ ना, तो पहले अपने बलबूते पे जाके मुझे कुछ करके दिखाओ, समझे? मामा, ये आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। आप पापा की जायदाद में से मुझे एक तो शेयर नहीं देनी, और मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा हूं ही नहीं। किसी कचरे के ढेर से उठा के आप मुझे ले आएंगे। मामा, आज आपको फैसला करना पड़ेगा। या तो आप मुझे जायदाद में से हिस्सा दें, या फिर मैं और नगीन ये इस घर में नहीं रहेंगे। ये है तुम्हारा जायदाद में हिस्सा। चलो अब अंदर जाओ। नहीं मामा, अब हम दोनों अंदर नहीं जाएंगे। हम दोनों इस घर से बाहर जाएंगे। मैं ये जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो नगीन। इस पर हमारी बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं घर छोड़ के चला गया। अच्छा, जब तुम्हें पता था कि वो इतना चालाक और शातिर है, तो तुम अपनी माँ को उसके रहमो करम पे क्यों छोड़ के चले गए? शारिक तो पहले ही बहुत होशियार था। वो तो खुश हुआ कि अच्छा है जायदाद में से एक हिस्सेदार कम हो गया, वो क्यों रोकता? आपकी अपनी मदर के साथ तो हालात ख़राब हो गए थे जायदाद के ऊपर, लेकिन शारिक का क्या रिएक्शन था? उसने कुछ सुलह कराने की कोशिश नहीं की? मैं और मेरी वाइफ तो घर छोड़ के चले गए थे, और जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी बहन दुबई में रहती है, सो मामा पीछे शारिक और राहिल के रहमो करम पर थी। शारिक तो इस खेल में बराबर का शरीक है मैडम, क्योंकि उसको पता कि वो हमारा सगा भाई नहीं है और इस तरीके से जायदाद में उसका कोई हिस्सा भी नहीं बनता। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आपका नाम क्या है? राहिल। और आपका? शारिक। आप दोनों की तरफ से कोई वकील पेश हुआ है? नहीं जज साहब। तो क्या आप दोनों को वकील दिया जाए? जज साहब, हमें तो इतना भी मौका नहीं दिया गया कि हम अपने वकील से बात करें। विदाउट एनी वारंट हमें गिरफ्तार किया गया हमारे घरों से। ये बताइए कि पुलिस ने किसी किस्म का कोई टॉर्चर तो नहीं किया आपके ऊपर? नहीं जज साहब। ऑल राइट। जी भी सामना, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, प्रॉपर प्रोसीजर ही फॉलो किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि मरहूमा कुर्रतुल ऐन की तबई मौत वाक़या नहीं हुई, बल्कि उन्हें जहर देकर हलाक किया गया है। सर, मरहूमा की सगी औलाद ने दोनों मुल्जिमान पर शक का इजहार किया और अदालत के हुक्म से ही मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें गिरफ्तार किया है। सर, अब प्रोसिक्यूशन ने दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है, इनका CRO कराना है, इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इन दोनों को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। ऑल राइट।
ये अदालत दोनों मुल्जिमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। वी आर एडजर्न नाउ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 284 के तहत अगर कोई शख्स किसी को जहर देता है और वो ये जानता है कि उसके इस अमल से दूसरे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है तो उसे 6 माह तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। शारिक मामा का चेलम हो चुका है और मैं समझता हूं कि अब हमें सारे मामला तय कर लेने चाहिए। कैसे मामलात? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि वही जो मामा हम लोग के लिए छोड़ कर गई हैं। मैंने अलवीना को भी बुला लिया और कल वकील भी आ जाएगा। फिर हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि हम तीनों बहन भाइयों के बीच में क्या आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग किस जायदाद की बात कर रहे हैं? राइल साहब, आप यहाँ कैसे? आपको तो साइट पर होना चाहिए था। खैरियत से आना हुआ? मैं भी यहाँ आप लोगों से जायदाद ही की बात करने के लिए आया हूँ। आपके हिस्से में ये मकान और छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो आ सकती है, लेकिन तारिक रोड के उन दोनों शोरूम्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी मामा मरने से पहले वो दोनों शोरूम्स मुझे गिफ्ट डीड कर रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और मामा आपके नाम पर शोरूम्स क्यों करके देंगी? हाँ, जो बात अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, यकीनन आपके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आपकी मामा और मैंने शादी कर ली थी। क्या कह रहे हैं? अब अगर तूने एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला ना तो तेरी जबान निकाल के टांग दूंगा नीचे, समझा? तेरी औकात क्या है? हाँ? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाले हकीर। आवाज के साथ साथ आंखों को भी नीचे रख और सच्चाई को कबूल करना सीख। मैं तेरा बाप हूं और इस बात का एविडेंस है मेरे पास। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो खुद नहीं आया, तेरी मौत क्या तेरे को लेके आई है? अबे हट पीछे। शाजिल होश में आओ। ये जो कह रहा है सच कह रहा है। शारिक ये बकवास कर रहा है और तुम। बकवास नहीं कर रहा, ये सच कह रहा है। मामा ने इससे खुफिया निकाह कर रखा था और तारिक रोड के दोनों शोरूम्स भी इसके नाम कर दिए थे। जो बात शाजिल नहीं जानते वो तुम कैसे जानते हो? और तुम इसके भाई होके इस कमीने मुलाजिम की साइड ले रहे हो। अब मेरी समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। नगीन, उस दिन हम लोग मामा से लड़के तुम्हारी अम्मी के घर गए थे ना रहने के लिए, और पीछे यही घर के ऊपर था। हमारी मामा हार्ट अटैक से नहीं मरी, यकीन है तुम दोनों ने कुछ किया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। कितना खबीस निकला राहिल। मुझे तो हैरत हो रही है, पापा के इंतकाल के बाद मामा ने ही सारा बिजनेस संभाला और हम लोगों को भी पाला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से उस शातिर राहिल की बातों में आ गई। और वो शारिक, उसे तो सब कुछ मालूम था ना, उसने हमें क्यों नहीं बताया? और उसने मामा को इतनी बड़ी गलती करने से क्यों नहीं रोका? शारिक अगर हमारा सगा भाई होता तो वो मामा को कुएं में गिरने से रोकता ना। मुझे तो अभी पता चला भाई कि वो हमारा सगा भाई ही नहीं है। ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुसरत आंटी ने बताया कि शारिक हमारा सगा भाई नहीं है। क्या बात बताई थी? तुम क्यों पहनियां बुझा रही हो? जल्दी बताओ। मुसरत आंटी ने मुझे एक और बात भी बताई थी। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें उनका एक मुलाजिम खलील अहमद भी मारा गया था। क्योंकि खलील अहमद की और उसकी वाइफ की लव मैरिज थी और उसकी वाइफ शारिक को जन्म देते हुए मर गई थी। वो लोग तो शारिक को यतीम खाने में भेज रहे थे। वो तो हमारी मामा को रहम आ गया जो वो उसको उठा के यहाँ ले आई। और
मामा ने इस हकीकत का हमें भी नहीं बताया आज तक। इसका मतलब शारिक को भी इस बात का इल्म नहीं है कि वो तुम लोगों का सगा भाई नहीं है? मेरे ख्याल से उसे पता लग गया था और अब मेरे जहन में उसका सारा गेम समझ में आ रहा है। भाई मुझे तो मामा के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ शारिक जरूर मामा के पास काम करा करता था, लेकिन मामा ने तो उसे एक मामूली मुलाजिम रखा हुआ था। तो आप लोगों को शक है कि आपकी वालदा की मौत तबाही मौत नहीं हुई? अगर ऐसी बात है तो आप लोगों ने पहले कोई रिपोर्ट कराई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त हमें बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं था। मामा ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज थी। हम लोग समझे शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है, क्योंकि शुगर के मरीज को हार्ट अटैक का वैसे ही पता नहीं चलता। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि हमारी वालदा को हार्ट अटैक नहीं हुआ, बल्कि उसको जहर देकर मारा गया है। और उसके कत्ल में मुलव्विस हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर राहिल और मेरी माँ का लेपालिक बेटा शारिक मुलव्विस है। आप इतना बड़ा इल्जाम किसी पे लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? और मेरे भाई, किसी को कातिल साबित करने के लिए सबूत का होना बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया नहीं आपने, ये तो वही बात हुई गले मुर्दे उखाड़ना। इंस्पेक्टर साहब आप एफआईआर तो लॉन्च करें और उन खबीसों को पकड़कर उनसे तफ्तीश तो करें आप। मिस्टर, क्या अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना? ये तो मुझे आपका घरेलू और खानदानी झगड़ा लगता है। आपने पहले ही मेरा वक्त काफी जाया कर दिया, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। सॉरी, मैं चलता हूँ। जी योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स मिस्टर शाहजल अहमद की वालदा कुर्रतुलैन का 7 सितंबर की शाम को अचानक इंतकाल हो गया। उनकी इस मौत को हार्ट अटैक समझा गया। मरहुमा की औलाद में 2 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन तदफीन के कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे क्लाइंट्स की वालदा को जहर दिया गया है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स को मुकम्मल यकीन है कि उनकी वालदा तबाही मौत नहीं मरी और उन्हें शक है कि उनकी वालदा की मौत में उनका लेपालक बेटा शारिक और कंपनी का मैनेजर राहिल सुहेल मुलविस हैं। योर ऑनर, इस वाक़े के बाद मेरे क्लाइंट्स ने आला हुकाम को दरखास्तें दी। उसके बाद पुलिस को अप्रोच किया और पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि मुल्ज़मान बासर हैं। पुलिस ने इसलिए किसी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसलिए सेक्शन 22 के तहत ये पिटीशन दाखिल की गई। मेरी अदालत से दरखास्त है कि पुलिस को हुक्म दिया जाए कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। ये अदालत दरखास्त गुजार की दरखास्त को कबूल करते हुए पुलिस को हुक्म देती है कि मुल्ज़मान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और कब्र कुशाई करके लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो जाती है कि मरूमा की मौत गैर तबई थी तो मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पलंदे उठाए हुए हाथ में? मैडम, कोर्ट से लेटर आया है, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मुकर्रर किया उन्होंने। अच्छा, कोई डिटेल्स हैं केस की? जी, ये इलाका थाने से डिटेल्स भी आई। ओके, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है इस केस के हवाले से? जी, एक खातून थी कुर्रतुलैन, उनकी तदफीन के बाद उनकी औलाद को ये लगता है कि उनका मर्डर किया गया। तो फिर तो कब्र कुशाई करवानी पड़ेगी। जी, कल होगी कब्र कुशाई। चलो तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद देखते हैं। ये फाइल तो मेरे पास छोड़ जाओ, आई विल गो थ्रू इट। ठीक है मैम, ये मैं ले जाऊँ? भाई, वो हसन का फोन आया था दुबई से। वो पूछ रहे थे कि मामा की कब्र कुशाई कब होगी। उनको जब से यहाँ के मामलात का पता चला है बहुत परेशान रहते हैं। पाकिस्तान आने का भी कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी तो आए थे वो मामा के इंतकाल पर। अगर बार बार छुट्टियाँ लेंगे तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। तुम हसन भाई को बोलो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। कल सुबह 9 बजे मजिस्ट्रेट के सामने कब्र कुशाई होगी और फिर कल दोपहर तक पोस्टमार्टम भी। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? निकल जा यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, अपना सामान लेने आया हूं बस। लेकिन एक बात याद रखो, मैं मामा की कब्र कुशाई होने नहीं दूंगा। कैसे नहीं होने दूंगा? तुम हो कौन? वो हमारी मामा थी, तुम्हारी नहीं। तुम तो ले पालक थे। निकलो यहाँ से। कब्र कुशाई भी होगी और पोस्टमार्टम भी। तेरी अब मुझे यहाँ पर इस घर में जरूरत नहीं। अब तेरे से कोर्ट में मुलाकात होगी, मैं तेरा और राहिल का
दोनों आई गेम समझ चुका हूं, समझा? चल निकल यहां से। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तयन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ होती रहती है। हत्ता कि जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवी से कमी वाक़ होती है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये बात तय हो गई कि कुरतुल ऐन अपनी तबई मौत नहीं मरी बल्कि उन्हें जहर देकर हलाक किया गया। सर, रिपोर्ट के इस इंकिशाफ के बाद पिटिशनर्स शाजिल और अलवीना के अंदेशों को तकवीयत मिली कि उनकी वालिदा का वाकई में कत्ल हुआ है। योर ऑनर, पिटिशनर्स को इस कत्ल का शक अपने लेपालिक भाई शारिक और अपनी वालिदा के दूसरे शौहर राहील पर था और इनके मुताबिक इस कत्ल का असली मुहरिक जायदाद का हुसूल था। पिटिशनर्स शाजिल और अलवीना को इस बात का भी अंदेशा था कि गालिबन उनके लेपालिक भाई शारिक को इल्म हो चुका था कि वो कुरतुल ऐन का सगा बेटा नहीं है और इसलिए उसको जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने कुरत के कंपनी के जीएम के साथ मिलकर साजबाज की और कुरत को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए राहील, जो कि कुरत की कंपनी का जीएम था, उसने कुरत को अपने जाल में उतारा और हालांकि कुरत राहील से उम्र में बहुत बड़ी थी, उसके बावजूद जायदाद की लालच में राहील ने कुरत से शादी की और शादी करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो कुरत के असासों में से सबसे कीमती 2 प्रॉपर्टीज अपने नाम गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर करवा ली। योर ऑनर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि राहील और कुरत की इस खुफिया शादी का इल्म शारिक को था, लेकिन कुरत की सगी औलाद को इस शादी की कानो कान खबर नहीं पहुंची। योर ऑनर, इस तमाम पस मंजर में अगर प्रोसिक्यूशन पिटिशनर्स के अंदेशों को दुरुस्त पे मानती तो तब भी तफ्तीश को बढ़ाने के लिए 2 सवालात के जवाब जानना बहुत जरूरी थे और वो 2 सवालात ये थे कि शारिक और राहील में से कुरत को जहर किसने दिया और किस वक्त दिया। सर, इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमने कुरत के मुलाजमीन से पूछगछ की। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तारिक। तारिक, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? साहब, मुझे 4 साल के करीब हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। इसका मतलब है कि आप तो सबको बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी साहब, सबको जानता हूँ मैं। जिस दिन कुरतुल ऐन साहिबा का कत्ल हुआ उस दिन कोई ख़ास आदमी घर आया था? नहीं साहब, कोई ख़ास आदमी नहीं आया उस दिन। जहन पे जोर डाल के बताएं, कोई ऐसा आदमी जो पहले कभी ना आया हो या कोई ऐसा शख्स जो कभी कभार आता हो? साहब, मुझे कुछ याद नहीं। शाजिल साहब घर आए थे उस दिन? सर नहीं, घर पर नहीं आए थे शाजिल साहब उस दिन। अच्छा, ये बताओ कि शारिक साहब या राहील साहब में से कोई घर आया था? उन दोनों में से भी कोई नहीं आया था। हाँ, याद आया साहब। इस पूछगछ के दौरान हमें ये मालूम हुआ कि कत्ल के दिन कुरत अपने ऑफिस नहीं गई थी, राहील उनको घर पर मिलने नहीं आए थे और शारिक सुबह सवेरे ही ऑफिस चले गए थे और रात को घर आए और उन्होंने ही कुरत की डेड बॉडी डिस्कवर की थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर के मुलाजमीन ने एक और बात का इंकशाफ किया कि उस शाम कुरत को मिलने उनकी जानने वाली एक खातून आई थी और वो बहुत देर घर में बैठी रही और चाय भी पी गई। इस सारी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि कत्ल की उस शाम आखिरी मुलाकात उसी खातून से की गई थी, लिहाजा तफ्तीश को बढ़ाने के लिए हमने रुख किया उस खातून के घर का। और योर ऑनर, जब पुलिस ने इस खातून से पूछगछ की तो बौखलाहट में उसने सच्चाई बयान कर दी और सच्चाई तो ये है कि इस वारदात में 2 ही लोग मुलव्विस थे।
एक इस वारदात का मास्टरमाइंड और दूसरा जिसने ये वारदात एग्जीक्यूट की। और इस वारदात का असली मोहरिक भी जायदाद का हुसूल ही निकला। योर ऑनर, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया। सर, मैं इस वारदात के असली क्रिमिनल्स को अब अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी सास जब तक जिंदा थी वो अपनी मर्जी की मालिक थी, और मेरा शौहर उनका सगा बेटा होने के बावजूद हर चीज में उनके आगे मोहताज रहता था। हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। मैंने सोच लिया था कि जब तक वो जिंदा है हमें इसी तरह उनके आगे मजबूर रहना पड़ेगा। मैंने एक प्लान बनाया और उसमें अपनी माँ को शरीक किया। मैं और मेरा शौहर लड़के घर से निकल गए थे, इसलिए मैंने अपनी अम्मी को उनके घर भेजा, इस बहाने से कि वो हमारी बात करने जाए। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कहा आज तो मैं खैरियत पूछ ही लूँ जाके। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? नगीन मेरी बच्ची ज़रूर है, लेकिन बेटियाँ ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो उनको घर से नहीं निकाला, वो लोग तो खुद नाराज होके गए। और शाजिल का तो दिमाग खराब हो गया है। नगीन और शाजिल अभी बच्चे हैं, ना समझ है। हम तो बड़े, हमें तो समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, शायद मेरी कॉल आ रही है। जिस दिन अम्मी उनके घर गए, मैंने जानबूझ के अपनी सास को फ़ोन किया ताकि वो मुझसे बात करने के लिए उठे और इतनी देर में मेरी माँ को टाइम मिल जाए उनकी चाय में जहर मिला ले। और हमने वैसे ही किया। वो मुझसे बात करने आई और अम्मी ने उनकी चाय में जहर मिला लिया। पता नहीं किसकी कॉल थी। आपके CLI पे नंबर आया होगा? नहीं, उसकी कुछ सेल वीक हो गए तो नंबर शो नहीं हो रहे हैं उस पर। अच्छा, चाय बहुत मजे की है। अजीब सी है चाय। मैं ये कह रही थी कि आप ही बड़ेपन का मुजाहरा करें, शाजिल को मना ले, समझदारी इसी में ही है। मेरा ख्याल है आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। मैं बेटी की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। हम दोनों खुद गर्ज हो गए थे। हमसे गलती हो गई, जैसा हमें माफ कर दे। और मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तमाम तर हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम सुहेल और मुल्जिम शारिक को मुसम्मात कुर्रतुल ऐन के कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी करती है और दोनों मुल्जिमाओं नगीन और रेहाना के एतराफ़ी जुर्म के बाद यह अदालत इन दोनों मुल्जिमाओं पर सेक्शन 302/34, सेक्शन 109 और सेक्शन 337J के मुताबिक ट्रायल करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। वी आर एडजर्न। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।